प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, एक्सरसाइज 1 का 5। लघु उत्तरीय प्रश्न, एकदम छोटा छोटा प्रश्न, प्यारा प्यारा प्रश्न है। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तीन उदाहरण लिखिए। पारंपरिक के 3 गो और गैर पारंपरिक के भी को लिखना है, 3 गो। पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर पारंपरिक में बायोगैस, सौर ऊर्जा। हो गया, याद हो गया। गोंडवाना समूह के कोयला कहां कहां मिलता है? गोंडवाना समूह के कोयला कहां कहां मिलता है? तो 4 क्षेत्र में मिलता है। कहां कहां मिलता है? 4 क्षेत्र में। दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में, वारधा गोदावरी घाटी में। कस के बोलो, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वारधा गोदावरी घाटी। गोंडवाना समूह का कोयला कहां कहां मिलता है? 4 जगह मिलता है। कहां कहां मिलता है? चलो कस के बोलेंगे, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वारधा गोदावरी घाटी। याद हो जाएगा? पहला क्वेश्चन याद हो गया। ऊर्जा पर के पारंपरिक स्रोत में क्या कहा जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा। झारखंड में कोयला के उत्पादक के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो झारखंड में कोयला क्षेत्र के उत्पादक के नाम निम्नलिखित हैं। झारखंड जानबे करते हैं ना जी कि पहला स्थान आता है कोयला उत्पादन में। तेजा कोयला मिलता है झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। कहां कहां मिलता है? झरिया, कस के बोलो, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। याद हो जाएगा? कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखे। देखिए तो कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। हंसो कस के। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ऐसा नहीं क्वेश्चन देना चाहिए। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम शक्ति के समस्त साधनों का महत्वपूर्ण और व्यापक उपयोगी साधन है। पेट्रोलियम शक्ति स्रोत के साधन के साथ अनेक कच्चा सामग्री भी है। इससे निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है। देखो पेट्रोलियम से क्या बनता है? गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक। बहुत सारा चीज पेट्रोलियम से बनता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक पदार्थ, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा। और सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित एक मंच है, जो जलयान है। पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता। यहां का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुंचकर परिशोधित किया जाता है। तुम लोग का क्या मीटिंग हो रहा है जी? खड़ा करा देंगे, अब की बार देख लिए थे बीच में। सागर सम्राट क्या है? तो ये मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित एक मंच बनाया गया है, जो समुद्र के भीतर तेल के कुएं खोजने का और खोदने का काम करता। यहाँ का तेल कहाँ पहुंचाया जाता है? जमीन पर, स्थल पर, और पहुंचा करके उसे परिशोधित किया जाता। 4 तेल शोधक कारखानों के नाम। असम का डिगबोई,
असम का डिगबोई, मुंबई का तारापुर, बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश का मथुरा। परिशोधक कारखाना का मतलब होता है तेल को शुद्ध करने का कारखाना। 4 गो का नाम लिखना है। असम के डिगबोई, मुंबई का तारापुर, बिहार का बरौनी, उत्तर प्रदेश का मथुरा। याद हो जाएगा। जल विद्युत के कौन कौन से कारक हैं, मतलब कि जल विद्युत कैसे हम रहेगा तो ज्ञात करेंगे, उत्पादन कर लेंगे। नदी में जल राशि होना चाहिए, नदी में पानी रहेगा तभी ना जल विद्युत बनेगा। दूसरा, नदी के मार्ग में क्या होना चाहिए, ढाल। अब ना कि नदी हई से जा रहा है होने जल विद्युत बना रहे नदी नदी में ढाल होना चाहिए ना। जल का तीव्र वेग, ये नहीं कि पानी रेंगते रेंगते कोसों पहुंच रहा है। नदी में क्या होना चाहिए, तीव्र। प्राकृतिक जलप्रपात का होना, प्रौद्योगिक ज्ञान। मान लो कि सब कुछ है, आपको बिजली उत्पादन करने नहीं आता है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, तो अब कहां से बनाइएगा। और सघन औद्योगिक वाणिज्यिक आबाद क्षेत्रों जैसा बाजार। ये नहीं कि बिजली तो बना लिए, ओकरा के देने के लिए खाली पेड़ जंगल है चारों तरफ। अरे आबादी भी तो होना चाहिए जा, जो बिजलियां लेगा। तो बना के क्या बटोरिएगा ओकरा के, बिजली पता है ना बटोराता नहीं है, ये डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट आता है। ये अभी अगर आपके पास हमारे पास आ रहा है तो समझ लो कि वहां बन भी रहा है। जैसे ही हो, जैसे जनरेटर बंद चाहे टरबाइन बंद हो, जैसे बिजली बंद। कौन बैटरी में थोड़ा ना बटोरा जाता है, आपको पता है ना। एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसको सेव नहीं किया जा सकता है। ये बैटरिया में जो रहता है ना, वो इसको सेव, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है, उसको सेव किया जा सकता है। ये सब सेव नहीं होता है। इसको सोचिएगा कि इस रूप में बदल के रख सकें तो पॉसिबल। चलो, नदी में ये बिजली जल विद्युत के कौन कौन सा कारक हो सकता है, बोलो। नदी में प्रचुर जल राशि, कस के बोलो। नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना, ज्ञान बुद्धि का होना, सघन औद्योगिक वाणिज्यिक आबाद क्षेत्रों का भी जैसा बाजार होना चाहिए। नदी घाटी परियोजना नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। आप लोग जानवे न करते हैं जी कि नदी घाटी का जानते हैं नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। आप लोग जानवे न करते हैं जी कि अगर नदी घाटी परियोजना लाएंगे तो बांध बनाएंगे। अब बांध बनाएंगे तो लोग घूमने जाएंगे, जैसे कुल्ला करने चला जाता है, कुल्ला करने नदी घाटी परियोजना में चला जाता है। इसके बाद वो जब बिजली बनाई जाएगी, बाढ़ से रोकथाम होना जाएगा। इसके बाद में मिट्टी के कटाव को क्या किया जा सकता है, मछली पालन होगा। अच्छे अच्छे बांधों को देखने के लिए लोग आएंगे, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वो जब दुकान खोलिएगा तो छोला समोसा बेचाने लगेगा, गाड़ी बस चलने लगेगा, तो आदमी पैसा कमाने लगेगा। एक परियोजना लाइए, बहुत सारा लाभ कमाइए। उसी चीज को कहा जाता है बहुगामी या बहुल उद्देश्य परियोजना। एक ही उद्देश्य से बहुत सारा उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय। समझ में आ जाएगा। चलो बोलो, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है, बिजली बनाई जाती है, बाढ़ की रोकथाम की जाती है, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, मछली पालन हो जाता है,
अच्छे अच्छे बांध को देखने के लिए पर्यटक आते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित है? जैसे हीराकुंड, तुंगभद्रा, रिहंद, ये कहाँ है? तो आपको आप लोग जन्मे ना करते हैं जी कि हीराकुंड असम में है। हीराकुंड कहाँ है? अरे लक्ष्मी का नहीं जानते हैं? हीरे कुंड से ना पानी छोड़ा गया था, तबे न ओकर घरवा डूब गया। तुंगभद्रा कहाँ है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। रिहंडम बांध है उत्तर प्रदेश में। चलो बोलो, असम में कौन सा बांध है? आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा कौन सा? और उत्तर प्रदेश में। ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? ताप शक्ति जो है समाप्य मतलब खत्म होने वाला संसाधन क्यों है? अर्थ ताप शक्ति जो बनता है वो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है, प्रकृति गैस से बनता है। एक न एक दिन कोयलवा खत्म होगा। कोयलवा खत्म होगा तो फिर बिजली कैसे बनाइएगा? तो ताप जो शक्ति है वो समाप्य संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ समझ में नहीं आया अभी? क्योंकि बनता कौन चीज से है? कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से। एक दिन तीनों खत्म होगा। तीनों खत्म होगा तो तपवा शक्तियां कोई चीज से बनेगा? अब सुनगाइएगा कोई चीज से ओकरा के, जलाइएगा कोई चीज से, जब भी रहने नहीं करेगा तो खत्म होगा तो वो ना खत्म हो जाएगा। बोलो, यह तो जाएगा ना? लिख देना है कि ताप शक्ति जीवाश्म ईंधन पर आधारित होता है, कोयला पेट्रोलियम पर आधारित है। और हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन कभी ना कभी क्या हो जाएगा? समाप्त। और जब जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ताप शक्ति को ईंधन नहीं मिल पाएगा। ईंधन ना मिलेगा तो ताप शक्ति बनेगा कैसे? खत्म हो जाएगा। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? तो परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है। इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट। याद हो जाएगा? मोनाजाइट भारत में कहां कहां मिलता है? तो मोनाजाइट केरल के राज्य में प्रचुरता से मिलता है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में। चलो बताओ, सबसे ज्यादा मोनाजाइट किस राज्य में? सब लोग बोलो। इसके बाद सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सोलर प्लेट लाएंगे, छत पे लगाएंगे, सूरज जब उगेंगे बिजली उत्पन्न कर लेंगे, ना हो जाएगा। फोटोवोल्टाइक सेलों में विकसित सूर्य की किरणों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सूरज में आप लोग जानबे न करते हैं जी कि सूरज में ऊर्जा भरा हुआ है, और उस ऊर्जा को चेंज करने के लिए कौन सा आता है? फोटोवोल्टाइक सेलों में ऐसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तब सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कम लागत का, पर्यावरण के अनुकूल और आसानी से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा स्रोत है। तेज धूप में ऊर्जा स्रोत का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता। जगह जगह सोलर प्लेट इसलिए लग रहा है क्योंकि फ्री का होता है, इसमें कोई रोक छेक नहीं है। भारत में किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? पवन चक्कियों से बनाई प्राप्त की गई ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। गुजरात के कच्छ जिले में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित ये तो जाएगा। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, उपयोगिता के आधार पर, स्रोत की स्थिति के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर
और समय के आधार पर। चलो बताओ, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, स्रोत की स्थिति के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर, और जो अगला समय के, याद हो जाएगा? बोलो, बारी बारी से हम लोग देखेंगे किस आधार पर है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज, और दूसरा गौण ऊर्जा जैसे विद्युत। स्रोत की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्षयशील जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, और दूसरा अक्षयशील। अक्षयशील में कौन कौन सा आता है? जल, पवन, समुद्री लहरें और सौर शक्ति। संरचनात्मक गुणों के आधार पर, तो संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, जैविक ऊर्जा स्रोत और अजैविक ऊर्जा स्रोत। जैविक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है मानव, बैल, घोड़ा, गधा। अजैविक उदाहरण है जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति, खनिज शक्ति। समय के आधार पर ऊर्जा को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक शक्ति संसाधन के उदाहरण में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है, जबकि गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के रूप में उदाहरण में सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने हैं। अगला है, भारत में पारंपरिक स्रोत के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो पारंपरिक शक्ति संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे शक्ति स्रोत हैं, जिन्हें पारंपरिक शक्ति का साधन माना गया है। यह पारंपरिक शक्ति का स्रोत भिन्न भिन्न जगहों से प्राप्त होते हैं। कोयला का भंडार को 2 भागों में बांटा गया है, गोंडवाना समूह और एक टर्शियरी। गोंडवाना समूह के कोयले का भंडार का पहला स्थान झारखंड में है, दूसरा छत्तीसगढ़ में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा महाराष्ट्र में, 5वां मध्य प्रदेश में, 6ठा पश्चिम बंगाल में है। और टर्शियरी समूह के मेघालय, दार्गिरी, चेरापूंजी, लेतरेंगियू, माओलोंग, लोंगरिन क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसके अलावा मातुब, जयपुर, जजीरा क्षेत्रों से भी यह पाया जाता है। तो गोंडवाना समूह का कोयला है वो ज्यादा सबसे बढ़िया कोयला है, और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाया जाता है, बाकी दूसरे जगहों पर पाया जाता है। पेट्रोलियम शक्ति संसाधनों के समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? 1%। भारत में पेट्रोलियम के 5 क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई, पूर्वी तट प्रदेश, बाड़मेर बेसिन। प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में काफी तेजी से उभरता हुआ एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। यह वहीं से प्राप्त होता है जहां से पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है। जहां से पेट्रोलियम मिलता है वहीं से कौन सा क्षेत्र की चीज मिलता है? प्राकृतिक गैस मिलता है। अगला प्रश्न, गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डाले। तो गोंडवाना काल के कोयले भारत में निम्नलिखित राज्यों में मिलता है। कौन कौन सा राज्य है बताइए? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। झारखंड कोयले के भंडार तथा उत्पादन में दोनों में पहला स्थान है। देश का 30% से भी अधिक कोयला का उत्पादन यहाँ सुरक्षित भंडार है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ खदान इस राज्य का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरा आता है छत्तीसगढ़। प्यारे बच्चों, भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में तीसरा स्थान है, और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा। यहाँ देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन 16% होता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के मुख्य कोयला क्षेत्र चिरामिरी, कुरिसिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर आदि हैं। हादसी, अरंड, कोरबा एवं माड रायगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ कोयला के क्षेत्र हैं। अगला आता है उड़ीसा देश में 1/4 कोयले का भंडार है, पर उत्पादन 14.6% ही होता है। तालचर यहाँ प्रमुख कोयला का उत्पादक खदान है। अगला आता है महाराष्ट्र भारत का 3% कोयला सुरक्षित है, पर उत्पादन 9% से भी अधिक होता है। चांदा, वर्धा, कंपटी, बंदेर मुख्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। अगला आता है मध्य प्रदेश में देश का 7% कोयले का भंडार है। यहाँ का कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली,
सोहागपुर, जोहिल्ला, उमिरिया, पथखेड़ा, मोहपानी एवं सतपुड़ा का पेंच कान्हन है। पश्चिम बंगाल में भंडार की दृष्टि से देश का चौथा एवं उत्पादन की दृष्टि में 7वां स्थान रखता है। रानीगंज तथा दार्जिलिंग यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। कोयले का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं का स्पष्ट करें। तो आप जानबे करते हैं, आप लोग जानबे करते हैं ना जी कि कोयला सबसे अधिक पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा की आवश्यकता को सबसे अधिक पूरा करता है। यह ऊर्जा उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। और कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है? 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला है। कार्बन की मात्रा 90% तक पाया जाता है। जलाने पर धुआं नहीं देता है और देर तक जलते रहता है। कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इस धातु को गलाने में प्रयोग किया जाता है। बिटुमिनस इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक पाया जाता है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार का कोयला मिलता है। लिग्नाइट यह निम्न कोटि का कोयला है जिसमें 30 से 70% कार्बन पाया जाता है। इसमें ऊष्मा कम और धुआं अधिक होता है। यह भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आता है पीट। यह कार्बन की 30% से भी कम मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार का कोयला पूरब के दलदली भागों में मिलता है। भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन करें। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऊपरी असम घाटी और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के क्षेत्र के इसके अंतर्गत आते हैं। असम, डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर और अरुणाचल प्रदेश में निगरू, नागालैंड और बोरहल्ला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात क्षेत्र, यहाँ खंभात के बेसिन और मैदानी क्षेत्र में तेल का क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसाबा, मेहसान से तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई क्षेत्र, यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट मंच बनाकर तेल निकालने का काम किया जाता है। पूर्वी तट क्षेत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बीच बेसिन में भी तेल की खोज की गई है। और बाड़मेर बेसिन, यह बेसिन मंगला क्षेत्र के तेल क्षेत्र में हाल ही में तेल उत्पादन शुरू हुआ है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल उत्पादन हो रहा है। ये सब है भारत का बात। आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। इन सब पे टिप्पणी लिखना है। भाखड़ा नंगल परियोजना पर, दामोदर घाटी परियोजना पर, कोसी परियोजना पर, हीराकुंड परियोजना पर और रिहंद परियोजना पर और तुंगभद्रा परियोजना पर, इस सब पर संक्षिप्त एक टिप्पणी लिखना है। छोटा छोटा एक टिप्पणी लिखना है। भंकड़ नंगल परियोजना जानबे करते हैं कि सतलज नदी पर बना ये है और 226 मीटर ऊंचाई इसका है। इस कारण इस बांध की गिनती विश्व के सर्वोच्च बांधों में होती है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इस बांध पर 4 शक्तिगृह बनाए गए हैं। बिजली का उत्पादन होता है। एक शक्तिगृह तो भाखड़ा में ही है, गंगवाल तथा एक कोटला में है। ये चारों मिलकर के 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करते हैं। इस बिजली से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के राज्यों के उद्योग, कृषि दोनों को लाभ पहुंचा है। देखिए, भाखड़ा नंगल जो परियोजना है सतलज नदी पर बना है। यहाँ पे 4 गो विद्युत उत्पादक है और भाखड़ा नंगल की ऊंचाई जो है 225 मीटर है। कितना है? 225 मीटर है। 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। और भिन्न भिन्न राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के उद्योगों में कृषि को काफी लाभ पहुंचाया है। अगला आता है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बना दामोदर नदी पर है। इसके तहत तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ियों में बांध बनाकर 1300 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। इस बिजली का लाभ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को मिलता है। दामोदर नदी में जो पहले बाढ़ आती रहती थी, इसके कारण उस पर भी नियंत्रण लग गया है। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना जो है ना, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें नेपाल में स्थित हनुमान नगर में विशाल बांध बना करके वर्ष
कोसी नदी पर बाढ़ से तो बचाया ही गया है। इससे 20,000 किलोवाट बिजली भी उत्पादन की जाती है, जिसकी आधी बिजली भारत को मिलता है और आधा किसको मिलता है? नेपाल को मिलता है। बिजली भारत को मिलता है ना कि बिहार को मिलता है। हीराकुंड परियोजना, यह परियोजना के तहत उड़ीसा राज्य में महानदी पर सर्वाधिक लंबा बांध बनाया गया है, जिसकी लंबाई 4800 से भी मीटर से भी अधिक है। इस परियोजना से 2.7 लाख किलोवाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। इस बिजली का उपयोग उड़ीसा और अन्य अगल बगल के लोगों को मिलता है। और अगला आता है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जन्म न करते हैं उत्तर प्रदेश में है। सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में 990 मीटर लंबा एवं 92 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एकत्र जल से जो कृत्रिम झील बना है उसका नाम गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर नाम दिया गया है, जिसे संक्षेप में गोविंद सागर भी कहा जाता है। यहाँ 30 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, जिसका उपयोग रेणुकूट, एल्युमिनियम उद्योग, चुर्क सीमेंट उद्योग, रेलों के संचालन में किया जाता है। और अगला आता है तुगरभंदा। तुगरभंदा कृष्णा नदी पर की सहायता की सहायक नदी है। इस नदी पर आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत के सर्वाधिक विशाल बांध बनाया गया है। इस परियोजना की क्षमता 1 लाख वर्ग किलोमीटर उत्पन्न करने की क्षमता है। इस बिजली का उपयोग आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों राज्य करते हैं। यहाँ के उद्योग तथा कृषि दोनों को लाभ होता है। अगला आता है भारत के किन्हीं 4 परमाणु गृह का उल्लेख कीजिए तथा उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो 4 गो परमाणु गृह कौन कौन सा है? तारापुर परमाणु विद्युत गृह, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, कलपकम परमाणु विद्युत गृह और नरौरा परमाणु विद्युत गृह। चलो कौन कौन है बताओ, बोलो। सब लोग बोलो, नहीं तो हम किसी को खड़ा करा के उसी को बुलवाते रहेंगे अकेले। चलो बोलो से। बिना डर के कुछ काम होता नहीं है ना। सब बैठा है आराम से, कोनो को अकेले के खड़ा करा के बोलवाएंगे ओकरे से खाली, अब तब समझ में आ जाएगा। बोलने में डर लगता है। खाना खा के नहीं है तो ये खाना कहाँ मिलता है? बका बका किए तो मरबो करेंगे ऊपर से हम। तारापुर परमाणु विद्युत गृह यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियां हैं, जिसमें प्रत्येक का उत्पादन क्षमता कितना है? 200 मेगावाट से अधिक है। यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है, क्योंकि भारत थोरियम के भंडार में काफी क्या है? समृद्ध है। अगला आता है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है, चंबल नदी के किनारे है, जिससे बिजली प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के सहयोग से बना है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। फिलहाल 235 मेगावाट की 2 नई इकाइयों को भी शुरुआत हुई है। अगला आता है कलपकम परमाणु विद्युत गृह। तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु विद्युत गृह स्वदेशी प्रयास से बना है। यहाँ 325 मेगावाट के 2 रिएक्टर 1983 या 1985 से कार्य करना शुरू कर दिया है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। यहाँ भी 235 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संरक्षण हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? आप उनको कैसे मदद पहुंचा सकते हैं? मतलब ऊर्जा के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो हम बताइए किए हैं कि ऊर्जा के प्रयोग को मित व्ययिता करेंगे, मतलब कम प्रयोग करेंगे। ऊर्जा के संकट से बचने के लिए सर्वप्रथम ऊर्जा के उपयोग में क्या लाना होगा? मित व्ययिता, कम उपयोग लाना होगा। इसके बाद में क्या करना होगा? तकनीकी विकास कर सकता है। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण करना होगा जो कम तेल में ज्यादा दूर चलता हो। अनावश्यक बिजली का भी उपयोग रोककर हम ऊर्जा की बचत को बड़े स्तर पर कर सकते हैं। अगला आता है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा की संकट की समस्या से बचने के लिए परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का खोज किया जाए। इस दिशा में खोज के दौरान अरब सागर, कृष्ण गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान आदि क्षेत्र में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस स्रोत प्राप्त हुए हैं।
ऊर्जा के नवीन विकल्पों का खोज, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को छोड़ करके इसके विकल्पों की खोज करना आवश्यक है। जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा के विकास से शक्ति संसाधन संरक्षण करना आवश्यक आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऊर्जा के संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव को भुलाकर ऊर्जा संकट के समाधान हेतु एक नीति का निर्धारण करें, नहीं तो आने वाले समय में विश्व के लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन करके शक्ति संसाधनों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। जैसे बिजली के बल्बों को, अन्य उपकरणों को आवश्यकता अनुसार कर प्रयोग करें, स्वचालित वाहनों के बजाय पैदल या साइकिल का उपयोग करें। लोगों को ऊर्जा संरक्षण के संबंध में क्या देना है, जानकारी देना है। इस तरह से इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब खत्म हो गए।